हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है पिलर्स का वो है लाइबिलिटीज। एसेट्स हम पढ़ चुके हैं और सेकंड हम यहाँ पे लेक्चर के अंदर हम लाइबिलिटीज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइबिलिटीज हमारे पास क्या होता है, अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, यानी वो तमाम चीज़ें जो कारोबार के ऊपर कर्जों की सूरत में मौजूद होती हैं उनको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। या फिर डेट्स ऑन ओनर, यानी मालिक के ऊपर कर्जे। या फिर आगे एक और बात लिखी हुई है इसके अंदर, क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स ऑन बिजनेस एसेट्स, यानी क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, वो लोग जो कारोबार को कर्जा देते हैं, यानी वो लोग जो कर्जा देते हैं उनका कारोबार के एसेट्स के ऊपर जो हक होता है उसे हम कहते हैं क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स ऑन बिजनेस एसेट्स। अब इसका क्या मतलब है, अब देखें अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस बंद होता है तो बिजनेस बंद होने की सूरत में जो क्रेडिटर्स हैं यानी जिन्होंने बिजनेस को कर्जा दिया हुआ है तो वो पैसे अपनी किस में से पूरे करेंगे, वो पूरे करेंगे पैसे अपने बोलेंगे कि आप अपने एसेट सेल करें और एसेट सेल करके हमें पैसे अदा करें। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स ऑन बिजनेस एसेट्स। थोड़ी सी आवाज़ में आपको डिस्टरबेंस हो सकती है क्योंकि मैं कॉलेज में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा साउंड थोड़ा सा गूंजता है। अब जिस तरह से एसेट्स की हमने क्लासिफिकेशन देखी थी वैसे ही यहाँ पर लाइबिलिटीज की भी क्लासिफिकेशन है। लाइबिलिटीज को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज आपके पास क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज जो आपको एक साल के अंदर अंदर यानी 12 महीने के अंदर अंदर जो आपको लाइबिलिटी अदा करनी है वो आपके पास है, कहलाती हैं करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, जिस तरह से करंट एसेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं या फिर वो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या जिनका एक साल के अरसे में आना जाना बिजनेस में लगा रहता है, वो करंट एसेट्स होते हैं। वैसे ही करंट लाइबिलिटीज हैं, यानी वो तमाम लाइबिलिटीज या वो कारोबारी कर्जे जो आपको एक साल के अंदर अंदर वापस करने हैं वो आपके पास कहलाती हैं करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले आपके पास है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल का मतलब है उधार के पैसे अदा करना। जिस तरह से हमने करंट एसेट्स में पढ़ा था अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी जब आप उधार पर सामान बेचते हैं तो आप क्या लिखते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी उधार के पैसे आपको रिसीव करने हैं। लेकिन जब आप उधार के पैसे आपको अदा करने होते हैं तो आप क्या लिखते हैं, अकाउंट्स पेबल। अब जिस तरह से इसके अंदर हमारे पास जो अकाउंट सेबल का टाइम मैंने आपको बताया था कि 30 डेज का टाइम होता है, वैसे ही सेम टाइम किसका होता है हमारे पास, नोट्स पेबल का भी होता है, सॉरी अकाउंट्स पेबल का भी होता है। ठीक है, तो अकाउंट्स पेबल में भी हमारे पास जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है वो कितने डेज का होता है, 30 डेज का होता है। अब अगर कोई कोई सप्लायर को आप पेमेंट नहीं अदा कर पा रहे हैं तो आप उससे प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप उसको 2 महीने 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो वो चीज़ आपके पास कहलाती है नोट्स पेबल। जिस तरह से मैंने नोट्स रिसीवेबल बताया था, यानी जब आपको वादे के मुताबिक पैसे लेने होते हैं तो नोट्स रिसीवेबल, और जब वादे के मुताबिक आपको पैसे अदा करने होते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं नोट्स पेबल। ठीक है, तो ये दो दो पेबल्स वाली हमारे पास लाइबिलिटीज हो गई। तो जिसके भी लास्ट में पेबल लगा हुआ है तो एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये लाइबिलिटी है, तो जो एक साल के अंदर अदा करनी है वो करंट लाइबिलिटी है। तो अकाउंट्स पेबल 30 डेज के अंदर पेबल होता है नॉर्मली। नोट्स पेबल जब आप 30 डेज के अंदर अदा नहीं कर पाए तो आप फिर क्या लिखते हैं, उसके लिए नोट्स पेबल लिखते हैं। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर है बैंक ओवर ड्राफ्ट। बैंक ओवर ड्राफ्ट का मतलब है कि जब आप अपने अकाउंट से पैसे ज्यादा निकाल लेते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कहते हैं निकालने को, ओवर ड्राफ्ट ज्यादा निकालना। तो जब आप अपने अकाउंट से पैसे ज्यादा निकाल लेते हैं तो अब आपको बैंक को पैसे बैंक से लेने नहीं है बल्कि बैंक को पैसे वापस देने। तो उस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो ये आपके पास एक लाइबिलिटी बन जाती है, आप कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के अंदर इस लाइबिलिटी को अदा कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अनअर्न। अनअर्न हमारे पास कहलाता है वो पैसा जो आपने किसी से एडवांस में रिसीव करा हुआ है लेकिन अभी तक आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, ये अपने पास आप नोट करें। अनअर्न आपके पास क्या है, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस बट सर्विसेज नॉट येट प्रोवाइडेड, यानी अमाउंट तो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया लेकिन अभी तक आपने सर्विसेज अदा नहीं की। तो जब तक आप सर्विसेज अदा नहीं कर देते तब तक आपके ऊपर एक लाइबिलिटी मौजूद रहेगी कि आपने ये सर्विसेज अदा करनी है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप किसी इदारे को एडवांस में फीस अदा करते हैं, तो आप जब किसी को एडवांस में फीस देते हैं ना तो वो आपके लिए तो प्रीपेड होता है, आपने पहले से अदा की है, आपके लिए वो एसेट है।
लेकिन उस उधारे के लिए वो लाइबिलिटी है, पूरे महीने तक वो पढ़ाएंगे, जब तक नहीं पढ़ाएंगे उसके ऊपर लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो ये अनअर्न्ड, जब तक आप सर्विसेज नहीं दे देते तो ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे तो ये अनअर्न्ड जो है ये अर्न बन जाएगा, यानी आपकी इनकम बन जाएगा ये। और बिल्कुल इसी की तरह है हमारे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स भी वही है कि आपने किसी को सामान बेचने के लिए एडवांस में पहले से पैसे रिसीव कर लिए, तो उसी को हम कहते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो जब तक आप सामान बेच नहीं देते तब तक आपके ऊपर वो कर्जा मौजूद रहेगा। जब आप उसको सामान बेच देंगे आपके ऊपर से कर्जा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। फिर कुछ और मैंने मजीद यहाँ पर लाइबिलिटीज मेंशन की हैं। रेंट पेबल, यानी आपके ऊपर रेंट बन गया लेकिन आप इस महीने का रेंट अदा नहीं कर पाए तो आपके ऊपर वो कर्जा बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपने एम्प्लॉयज को इस महीने की सैलरी अदा नहीं कर पाए, आपने सर्विसेज तो ले ली उससे, खिदमात तो ले ली अपने एम्प्लॉय से, लेकिन अभी तक आप उसको सैलरी अदा नहीं कर पाए, तो एक तरह से आप उस एम्प्लॉय के क्या बन गए, मकरूज हो गए, यानी आपके ऊपर एक कर्जा एम्प्लॉय का चढ़ गया। ठीक है, तो ये तो हमारी थी जो मोस्ट कॉमन करंट लायबिलिटीज थी, वो हमने देख ली। अब इसके अपोजिट जो हमारे पास लिखी हुई है वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब क्या है, जिनका पेमेंट पीरियड मोर देन क्या हो, 1 ईयर हो। ठीक है, जिनका पेमेंट पीरियड क्या हो, मोर देन 1 ईयर, यानी वो तमाम कर्जे जिनको अदा करने के लिए आपके पास 1 साल से ज्यादा अरसे का टाइम होता है, वो आपके पास कहलाती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में पहला बड़ा आसान सा है लॉन्ग टर्म लोन्स। वो लोन जो आपको 2 साल 3 साल 4 साल के बाद देने। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी बैंक से लें, आप किसी भी शख्स से या बैंक के अलावा किसी और इदारे से भी आप ये लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन लेते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, बैंक लोन्स, सिंपल लफ्जों में आप इसको बैंक लोन्स लिख सकते हैं। उसके बाद है लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था सिर्फ नोट्स पेबल, तो नोट्स पेबल आमतौर पे हम लिखते हैं करंट के लिए ना, 2 महीने 3 महीने 4 में आपको ये अदा करने। लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल आप कब लिखते हैं, जब आपका जो पेमेंट पीरियड होता है वो 12 महीने से ज्यादा का होता है, यानी आपने किसी से वादा किया हुआ है कि आप रकम 2 साल के बाद अदा करेंगे, तो वो फिर कहलाएगा नोट्स पेबल इन लॉन्ग टर्म। आखिर में ये जो दो दिए हुए हैं आपके पास, डिबेंचर्स पेबल और डिबेंचर्स पेबल, बॉन्ड्स पेबल और मॉर्गेज पेबल। डिबेंचर्स पेबल या बॉन्ड्स पेबल, ये लाइबिलिटी इस्तेमाल होती है कंपनी के अंदर। कंपनी को जब कर्जा चाहिए होता है पब्लिक से, तो वो डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स बेचकर उनसे कर्जा हासिल करती है। अब ये हम तफसील से ये बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो है कंपनी के चैप्टर है वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ उसके सिलसिले में, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको फ़िलहाल डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतनी बात ध्यान में रखें कि डिबेंचर्स या बॉन्ड्स पेबल क्या है। जब कंपनी को कर्जा चाहिए होता है तो कंपनी आवाम के पास कर्जा लेने के लिए जाती है और उनको क्या बोलती है कि आप कंपनी में कर्जा दें और हम आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो वो किस सूरत में होता है, डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स की सूरत में होता है। लास्ट वन है आपके पास मॉर्गेज। मॉर्गेज कहते हैं किसी भी चीज़ को गिरवी रखवा कर आपने कर्जा लिया हुआ है, तो आमतौर पे ये लॉन्ग टर्म होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपको कोई घर खरीदना है और आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के पास जाते हैं जो घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए आपको कर्जा प्रोवाइड करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई ये जो घर मैं खरीद रहा हूँ ना, इसको गिरवी के तौर पे कागजात आप अपने पास रखें, अगर मैं कर्जा वापस नहीं कर पाया, ठीक है, तो आप इस घर को नीलाम करके इसके पैसे पूरे कर लीजिएगा। ठीक है, तो मॉर्गेज का मतलब नेक्स्ट हमारे पास है ओनर्स इक्विटी या फिर प्रोप्राइटरशिप। ओनर्स इक्विटी या प्रोप्राइटरशिप को उर्दू में हम कहते हैं मलकियत या फिर मालिकाना हुकूक। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओनर्स राइट्स टू द बिजनेस टू द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। अभी हमने लाइबिलिटीज पढ़ा था कि क्रेडिटर्स के राइट्स एसेट्स के ऊपर, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ओनर्स के राइट किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर। देखिए बिजनेस में जो एसेट्स हैं वो दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो आप अपनी जेब से लगाते हैं, तो जब आप अपनी जेब से लगाते हैं तो उसके लिए आप लिखते हैं ओनर्स इक्विटी या फिर प्रोप्राइटरशिप। और जब आप अपनी जेब से नहीं लगाते तब आप उधार लेकर लगाते हैं, तो वो हो गई लाइबिलिटी। यानी एसेट्स आने की दो वजूहात हैं, लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी। ये हम जो अगला इसके बाद पिलर्स के बाद हमारा टॉपिक है वो इसी सिलसिले के अंदर है, अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब इसमें हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक कैपिटल है और एक है हमारे पास ड्राइंग।
कैपिटल क्या होता है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस फ्रॉम ओनर्स पॉकेट, यानी ओनर जो अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहाँ पर है सरमाया। और दूसरा हमारे पास क्या है? ड्राइंग, विड्रॉल्स फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी ओनर जो अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से पैसे निकाल रहा है उसको हम कहते हैं ड्राइंग। तो कैपिटल से ओनर्स इक्विटी में इजाफा होता है, जबकि ड्राइंग से ओनर इक्विटी में क्या होती है? कमी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनकम, अर्निंग या फिर रेवेन्यू। किसी भी बिजनेस के लिए जो मेन काम होता है वो कुछ कमाना होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी बिजनेस जो अपना गोल सेट करके आता है उसमें मेन चीज़ क्या होती है कि उसमें आमदनी या फिर इनकम या प्रॉफिट कितना होगा। तो इसके बारे में सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? मनी अर्न बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो आप जो कोई भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं उससे जो आपको पैसा हासिल होता है, या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे जो आपको पैसा हासिल होता है, उसको हम इनकम, अर्निंग या फिर रेवेन्यू में काउंट करते हैं। अब इनमें आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है सेल्स। सेल्स आपके पास कोई भी चीज बेचकर जो आपके पास टोटल अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू। सेल्स जो है वो आपका प्योर इनकम अकाउंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो भी चीज आप बेचते हैं उसमें से आप पहले कॉस्ट को माइनस करेंगे, कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट बचेगा, वो प्रॉफिट आपकी इनकम में काउंट होगा। ठीक है। इसके अलावा बाकी के जितने भी ये 5 या 6 हमारे पास हेड्स लिखे हुए हैं, ये सारे जो हैं नॉन ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेस जो होते हैं उससे रिलेटेड है। यानी दो तरह के कारोबार हम बुनियादी तौर पर पढ़ सकते हैं, ये तीन होते हैं वैसे तो। एक होता है ट्रेडिंग बेस्ड। ट्रेडिंग बेस्ड का मतलब है कुछ हमने खरीदा और बेचा, तो उसकी इनकम किस में छुपी हुई होती है? सेल्स में। फिर एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, बनाकर बेचा, तो उसकी भी इनकम किस में छुपी होती है? सेल्स में। फिर तीसरा बिजनेस होता है सर्विसिंग बेस्ड। सर्विसिंग बेस्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें आप कुछ बेच नहीं रहे बल्कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप कोई ब्रोकरेज हाउस में काम कर रहे हैं तो उसकी इनकम क्या होगी? कमीशन इनकम। अगर आपका कोई होटल है जैसे पर्ल कॉन्टिनेंटल है, मैरियट इन है, इस तरह के जितने भी होटल्स हैं इनकी जो इनकम है, जो रूम्स की इनकम होती है, या फिर आप कहीं नॉर्दर्न एरियाज में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आप जो रेंट पर रूम लेते हैं तो उनकी मेजर इनकम क्या है? जो रूम से मिलने वाला रेंट, तो वो अपनी इनकम को क्या लिखेंगे? रेंटल इनकम। अगर आप किसी तालीमी इदारे की बात कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, या किसी लॉयर फर्म की बात कर रहे हैं, तो वो आपसे क्या लेगा? फी इनकम। यानी उन्होंने अपनी इनकम का नाम क्या रखा हुआ है? फीस। इसके अलावा कोई भी ऐसा इदारा है जो अब आपको किसी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसको वो क्लासिफाई नहीं कर रहा, तो अपनी इनकम का नाम सर्विस इनकम दे सकता है। जैसे गिराज रजिस्टर्ड है अगर किसी का, तो वो अपने बुक्स के अंदर अपना नाम रख रहा है उसका सर्विस इनकम। फिर इस तरह से बहुत सारी कंसल्टेशन हाउसेज होते हैं जो मशवरे प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपनी इनकम का नाम रखते हैं कंसल्टेशन फीस इनकम। ठीक है। तो ये अलग अलग होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो नॉर्मली आपके पास जो बिजनेसेस हैं वो एक ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग बेस्ड। ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग की इनकम मैंने आपको बता दी क्या होती है, वो सेल्स होती है। ठीक है। बाकी जो सर्विसिंग बेस्ड इनकम होती है वो आपके पास ये मैंने लिख दी यहाँ पर, कमीशन इनकम, रेंटल इनकम, फीस इनकम। यानी यहाँ पर कुछ बेचा नहीं जा रहा है बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है। अब जैसे लास्ट में ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम का मतलब क्या है कि जो बैंक है, बैंक बेसिकली वो आमतौर पे इंटरेस्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो उनकी मेजर इनकम भी क्या है? इंटरेस्ट है। यानी उनको जो सूद मिल रहा है वो उनकी इनकम है। जो दे रहा है उसके लिए तो खर्चा है, लेकिन जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या है? वो इनकम है। तो ये हमारे पास चौथा पिलर था। और लास्ट वन है हमारे पास एक्सपेंसेस यानी अखराजात। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या? कारोबार चलाने की लागत। मिसाल के तौर पे अगर आप कार खरीदते हैं तो कार चलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए ना, तो पेट्रोल क्या है? उस पर होने वाला एक्सपेंस। अगर आप पंखा चला रहे हैं तो उसके लिए आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी दुकान खुद की नहीं है या
ऑफिस आपका खुद का अपना नहीं है तो उसका आप रेंट अदा करेंगे, वो रेंट क्या है उसका एक्सपेंस। भाई अगर नहीं देंगे तो आपको मालिक मकान निकाल देगा। ठीक है, तो आपको बिजनेस चलाने के लिए जो अखराजात करने पड़ते हैं, ये उसकी जो लागत आती है वही आपके पास से कहलाते हैं एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब ये एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला आपके पास लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस, यानी जो आप किराया अदा कर रहे हैं। दूसरा आपके पास क्या है, सैलरीज एक्सपेंस, यानी जो आप सैलरीज अदा कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, नहीं देंगे तो वो काम छोड़ के भाग जाएंगे। तीसरा आपके पास क्या है, वेजेस एक्सपेंस। वेजेस किसे कहते हैं, जो दिहाड़ी होती है, डेली वेजेस के ऊपर जो काम करते हैं। सैलरीज होती हैं मंथली बेसिस पे और वेजेस होते हैं वीकली बेसिस पे। ठीक है, वैसे तो डेली वेजेस होते हैं लेकिन वीक के एंड में उसकी पेमेंट कर दी जाती है। तो अगर आप किसी से मिसाल के तौर पे मजदूरी ले रहे हैं पर डे के हिसाब से, उसको आप पैसे दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, वेजेस एक्सपेंस। और जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं जिनको आप 12 महीने के पूरे महीने के हिसाब से सैलरी पैसे दे रहे होते हैं, वो सैलरीज एक्सपेंस कहलाता है। फिर अगर आप अपने इदारे का कोई इश्तिहार देते हैं, कोई बैनर लगाते हैं, कोई बोर्ड लगाते हैं, तो उसका भी खर्चा आता है, वो क्या कहलाएगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। आप जो है सामान गाड़ी पर लेकर आ रहे हैं या फिर जहाज से मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो उसका हम टाइटल क्या देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कैरेज एक्सपेंस। और अगर शिप से आ रहा है तो क्या लिखते हैं, फ्रेट एक्सपेंस। अगर आपने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, ठीक है, वो उसके लिए जो हम एक्सपेंस काउंट करते हैं वो लिखते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस आपको पता होगा, चोरी हो जाना, आग लग जाना या किसी किस्म के एक्सीडेंट के बदले में जो नुकसान होता है, उस नुकसान को कम करने के लिए क्या करवाया जाता है, इंश्योरेंस करवाया जाता है। जो करवाता है उसके लिए एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आप उसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो ओरिजिनल अमाउंट होता है उससे जो अमाउंट ज्यादा देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर आपके पास है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन कहते हैं जो भी टूट फूट होती है। वो टूट फूट किसकी होती है, मिसाल के तौर पे आपने फर्नीचर या फिर कोई इक्विपमेंट या फिर कोई मशीनरी खरीदी है, तो जब मशीनरी इक्विपमेंट फर्नीचर हर साल चलते हैं तो चलने के साथ साथ इनकी वैल्यू में कमी होती जाती है या फिर इनमें टूट फूट आती है या इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसके अखराजात को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यानी टूट फूट के अखराजात या पुराना हो जाने के अखराजात या फिर टेयर एंड वेयर, यानी टेयर एंड वेयर ऑफ फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। जमीन के अलावा बाकी जो फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स हैं, जो मैंने पहले लेक्चर में एसेट्स में लिखवाए थे, जमीन को छोड़ के बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल्स, इन तमाम को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो साथ साथ इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये इंसान के बनाए हुए हैं। ज़मीन नेचुरल है, वो घिसती टूटती फूटती नहीं है। ठीक है, बाकी की चीज़ों की लाइफ होती है, उनकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और एक वक्त आता है हम उसको बिजनेस से बाहर कर देते हैं। लास्ट वन इज बैड डेट्स एक्सपेंस। डेट किसे कहते हैं, कर्जे को। ठीक है, यानी वो लोग जो आपका कर्जा आपको वापस नहीं करते उसे हम कहते हैं बैड डेट्स एक्सपेंस। यानी आपने किसी कस्टमर से 10,000 रुपए लेने थे, उसने आपको 7,000 रुपए तो अदा कर दिए, 3,000 रुपए वो आपको अदा नहीं कर रहा, आप इंतजार कर रहे हैं, कि आएगा आएगा आएगा, नहीं आया। तो फिर आपने साल के आखिर में क्या डिसाइड किया कि 3,000 रुपए शायद ही अदा नहीं करेगा, तो बजाय कुछ मिलने के उल्टा हमारे लिए खर्चा हो गया ये, तो उस खर्चे को हम कहते हैं बैड डेट्स एक्सपेंस। लास्ट हमारे पास जो इस लेक्चर की स्लाइड है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट वन। अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये दो चीज़ों की वजह से आते हैं, एक लाइबिलिटीज और दूसरी ओनर्स इक्विटी। अब आपको किसी भी कारोबार में अगर नज़र आते हैं ना, तो क्या नज़र आते हैं, आपको एसेट्स नज़र आते हैं। आपको उस बिजनेस के कर्जे नज़र नहीं आते, ना ही आपको उस बिजनेस की मलकियत नज़र आती है कि मलकियत है कितनी। आपको नज़र क्या आते हैं, उसमें सामने रखे हुए एसेट्स तो आपको नज़र आ जाते हैं। तो एसेट्स क्या है किसी भी कारोबार के लिए, रिसोर्सेज हैं। एसेट्स क्या है किसी भी कारोबार के लिए, रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज किसे कहते हैं उर्दू में, वसाइल को। यानी वो तमाम चीज़ें जो कारोबार में इस्तेमाल के लिए लाई जाती हैं उनको हम कहते हैं वसाइल या फिर एसेट्स। अब ये जो वसाइल हैं ये आते किसकी वजह से हैं, ये आते हैं लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी की वजह से। तो लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी को हम क्या जानते हैं,
सोर्सेज जानते हैं। सोर्सेज का मतलब है जराए, यानी बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो इन दो सोर्सेज की वजह से आते हैं। ठीक है, यानी दो जराए से आते हैं। यानी बिजनेस में आप एसेट्स या तो उधार से लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी जेब से लगा सकते हैं, यानी ओनर अपने पास से लगा सकता है। अब इसको मजीद समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है कि फर्ज करें बिजनेस में एसेट्स हमने शुरू में कितने के लगाए, 60 के, और ये जो एसेट्स लगाए ये ओनर ने अपनी पॉकेट से लगाए हैं। तो हमने कहा इस वक्त ओनर इक्विटी कितनी है, 60, यानी ये जो टोटल एसेट्स इसके अंदर लगे हुए हैं इसकी मलकियत टोटल किसके पास है, ओनर के पास है। ठीक है, अभी हमने किसी किस्म का कोई कर्जा यहाँ पर नहीं लिया। मजीद इसमें हमने क्या किया, 40 रुपए के और एसेट्स ऐड करे, लेकिन ये जो 40 रुपए के एसेट्स ऐड करें अब की बार हम अपनी जेब से नहीं लगा रहे, बल्कि ओनर ने क्या किया, लोन लिया, बैंक से लिया या किसी से उधार लिया। तो लाइबिलिटी यहाँ पर कितनी बढ़ गई, 40 की बढ़ गई, और एसेट्स अब कितने के हो गए, 100 के। 100 के एसेट्स में से अब जब आपने टोटल चेक किया फाइनल इक्वेशन का, तो हमें क्या नजर आया, 100 रुपए के आपके पास एसेट्स हैं, 100 में से 60 रुपीज आपके अपने हैं, बाकी 40 रुपए के एसेट्स किसके हैं, उधार के हैं। बिल्कुल ऐसा ही कि आपके पास इस वक्त 100 रुपए मौजूद हैं, लेकिन उसमें से 40 रुपए आपको पता है कि आपको अपने फ्रेंड को वापस करने हैं, तो आप मलकियत किस पे जताएंगे, सिर्फ 60 के ऊपर। बाकी 40 के ऊपर हैं आपके पास 40, लेकिन आप उसके ऊपर मलकियत नहीं जताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपए के एसेट्स क्या बता रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आज की तारीख में बिजनेस बंद हो जाता है तो आप इस बिजनेस के कितने एसेट्स पे हक जता सकते हैं, सिर्फ 60 के एसेट्स के ऊपर आप हक जता सकते हैं। बाकी के जो 40 के एसेट्स हैं उस पे किसका राइट्स है, क्रेडिटर का। जिन्होंने कर्जा दिया है वो अपने 40 रुपए का सामान उठाएंगे और बिजनेस से चले जाएंगे, यानी उन एसेट्स पे उन क्रेडिटर्स का 40 रुपए का हक है। आपका कितना हक है, 60 रुपए का। ठीक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं।